Hi guys, what's up? So here I'm going to start a most important topic that is related to current affairs. So my first topic here is avian botulism. Okay, why this is in new recently? Actually, IBRI Indian Veterinary Research Institute जो कि उत्तर प्रदेश में situated है, that मतलब disclose this one that a mass mortality of the world at the Sour Lake was happened. So here you can see that is the botulinum is the natural toxin produced by the bacteria known as Clostridium, that is Clostridium botulinum. ओके IBRI ने ऐसा बोला कि एक बैक्टीरिया है जो कि नेचुरल टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन. सो इट प्रोड्यूसेस द टॉक्सिन व्हेन इट स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग. जब ये रिप्रोड्यूस करता है तो उस समय क्या टॉक्सिन को मतलब मीन्स दैट्स प्रोड्यूस द टॉक्सिन ऑन दैट टाइम. सो दैट इज कॉल्ड द एवियन बोटुलिन. सो ये why this bacteria is commonly found in the soil, river and sea water. Remember guys, कहाँ ये पाया जाता है? सॉइल में भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है, रिवर में भी है और सी वाटर में भी ये बैक्टीरिया मिलता है. और ये कितने टाइप के बैक्टीरिया मेनली होते हैं? दैट इज कॉल्ड द 8 टाइप्स. दैट इज ए एवियन बोटुलिन, A, B, C1, C2, D, E, F and G. Okay, so a botulinum toxin and they are distinguishable when diagnosed. Okay, what all type of toxin attack the neurons which leads to muscles paralyze. तो अभी क्या हुआ था? IBRI ने बोला जो सावर लेक है कहाँ सिचुएटेड है? जयपुर में, ये राजस्थान में ये लेक सिचुएटेड है. वहां पे क्या हुआ है कि मोर्टिलिटी रेट जो वर्ल्ड का था इन द सावर लेक वो क्या हुआ? बहुत ही हाई था. क्यों था? क्योंकि ये सीधे ही जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे थे बोटुलिनम बैक्टीरिया वाटर में. ये टॉक्सिन जब उनके जो वहाँ बर्ड हैं उनके जो मीन्स दैट इज that enjoying in the water in the sour lake water, उन वर्ड के अंदर ये जाता है तो उसके न्यूरन सिस्टम को क्या कर देता है? ये वीक कर देता है और मसल्स को क्या कर देता है? पैरालाइज कर देता है, टोटली पैरालाइज कर देता है ये. सो देयर यू कैन सी हियर मास मोर्टिलिटी ऑफ द वर्ल्ड drastically increases in the sour lake, but this is not the first time. Other lake also in the world that was happened here. So होता क्या है कि ये reduce the water level and increase the salinity. वाटर में क्या करता है कि जो लेवल वाटर का होगा इसको रिड्यूस कर देगा और सैलिनिटी को इंक्रीज कर देगा. जैसे क्या होता है ये कंटेंट ऑफ द सॉल्ट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. सो दैट्स वाई सो मेनी बर्ड डाइड देयर here. Since you can say mortality in wild birds since 1900 that it was so much increased. Okay, ये जो है ये ह्यूमन के लिए भी बहुत ही क्या है? हार्मफुल है. दैट इज बैक्टीरिया दैट यू कैन से A, B and E बोटुलिनम बैक्टीरिया है जो ह्यूमन के लिए भी बहुत ही टॉक्सिन्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा इनको भी क्या करता है? न्यूरॉन्स को पैरालाइज कर देता है. ह्यूमन बॉडी को भी पैरालाइज करने की क्या इसमें होती है? इतने पावरफुल ये बैक्टीरिया होते हैं. सो हियर द एवियन बोटुलिज्म दैट कॉज द मास डाई ऑफ एट सावर लेक was caused by the climate. So you remember guys why this is a new avian botulism. कहाँ ये होता है? सावर लेक में होता है. सावर लेक को हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक. जो यहाँ पे सावर लेक ये है ये क्या है? लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है. ये क्या है? व्हाट इज दिस? साल्ट वाटर लेक हियर. सो रिमेंबर दिस इज द सराउंडेड बाय ऑल साइड ऑफ अरावली हिल्स. दैट पॉइंट आल्सो रिमेंबर, surrounded by the Aravalli hills here. Okay, इसको रामसर साइड वेटलैंड में भी इंक्लूड किया गया है. दैट्स व्हाई दिस इज द important point here. Avian botulinum, that is botulinum is the natural toxin produced by a bacteria. ये क्या है? एक natural toxin है that is produced by the bacteria. That bacteria is called the Clostridium botulinum. Okay, so guys, this is remember point. Now I am going to next important topic that is called the bioplastic. Why this is in news? Recently, University of Bonn means that disclosed some and written some paper related to bioplastic, that is
really grateful for the system and grateful for the world because of that shifting bioplastic may have less positive effect than the previous expected. पहले क्या हो रहा था, हम वन यूज ऑफ प्लास्टिक यूज करते हैं, मीन्स अभी भी हम लोग वन मतलब सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक जो यूज करते हैं, जैसे वन टाइप ऑफ वाटर लिया, पानी का बॉटल उसको फेंक देते हैं. नाउ that is significant for the country and the world should be shift from single use plastic to the bioplastic. So what is that? That is one. So the bioplastic refers to plastic made from the plant like maize, wheat, sugar cane or other biological material instead of the petroleum. पहले क्या होता था, पेट्रोलियम से प्लास्टिक बनाया जाता था. Now here I am going to making the bioplastic from with the help of the plant like the maize से हम क्या कर रहे हैं, में बना रहे हैं wheat से and sugar cane से बना. So bioplastic are the biodegradable and compostable plastic material. Definitely ये क्या है, degradable, biodegradable है, मतलब ये आसानी से क्या हो जाता है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा and you can say that is degraded easily, क्या हो जाता है, कंपोस्ट हो जाता है. So here you can remember that 3 generation of the bioplastic we will discuss. First generation फीड स्टॉक बायोप्लास्टिक मतलब फूड क्रॉप. यहाँ पे हम फीड स्टॉक क्या है, फूड क्रॉप होते हैं, जैसे यू कैन सी अर्लियर दैट वन मेज एंड व्हीट एंड शुगर कैन ऑल दिस थिंग. नाउ सेकंड जनरेशन फीड स्टॉक बायोप्लास्टिक आर नॉन फूड क्रॉप्स लाइक सेलुलोसिक फीड स्टॉक. यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सेलुलोसिक फीड स्टॉक यूज कर रहे हैं. और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन. तो फर्स्ट जनरेशन जो वेस्ट मटेरियल है जो कि भूसा और जनरली दैट इज you can say recently in the news after the cutting of the wheat and that jowar and this that is rice. So after that is bhusa like that converted material, that is the waste material. So with the help of waste material also we can produce the bioplastic. So here that is important point. So the third generation feedstock bioplastic or the algae. So algae से भी हम क्या कर सकते हैं, बायोप्लास्टिक का निर्माण किया जा सकता है. That here feedstock क्या है, algae. So that is some more important point here, that is plant based bioplastic. Definitely you have seen earlier that sugar cane, all these things, okay, are promoted as a climate friendly alternative. Definitely ये climate friendly alternative होगा to petroleum based plastics से. Okay, so remember guys this point. Plastic are usually made from the petroleum. पहले क्या होता था, जो पेट्रोलियम से हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, so that is not good. Okay, so here we have, so you can see here we are shifting and switch to bioplastic from single use plastic is the most important things for the human being, for the living human being. Okay, क्या होता था, that is the climate friendly. You have remember guys, should remember here the extracting from the sugar from plant like corn, sugar cane and converted into the polylactic acid. We can say PLA, polylactic acid में convert करते थे. ये उसमें क्या, जैसे हम लोग शुगर कॉर्न से हम लोग जो एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसमें PLA में ये कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज रियली यूजफुल फॉर द फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज. PLA को हम कहाँ यूज करते हैं, जनरली फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज किया जाता है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर एंड द इम्पोर्टेंट टॉपिक आल्सो. विच टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द bioplastic. Now I am going to shift other most important topic, that is called the Mafia riots and the Malawar rebellion. So why this is in news? Recently क्या हुआ है कि अभी ये चर्चा में था क्योंकि that is 1921. Now you are going to shift 2020. So इसके क्या होने वाले 100 ईयर पूरे हो जाएंगे किसमें, 2021 में. So that's why this is news. अब यहाँ देखते हैं why. Mapla outbreak started 1836 to 1921 here. Remember guys, so many years fought was happened among and it is, you can say, the feudal systems and that is British and the Hindu Muslims. So now from the starting you can say that as the resistance against the British colonial rule. पहले start किसके बीच में होता है, colonial rules and the feudal system and Southern Malabar. What क्या हुआ यहाँ पे, ended in the communal violence between Hindu and Muslim. So why this is in between Hindu and Muslim, because Hindu
was the landholders. Okay, लैंडलॉर्ड थे वहां पे, लैंड होल्डर्स थे, एंड मुस्लिम्स क्या थे, टेनेट्स थे वहां पे. सो दैट्स व्हाई मींस पीजेंट एंड टेनेट्स, दैट वाज फाइनली means the both the people was fought among of them. So many Hindu landlords was killed by the Mapla Muslims here in this revolt. You can guys remember this point. So it became a communal rights when the Kudian or Tanits Mapla attacked their Hindu Jainism. हिंदू जैनवीज को हम क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड. सो रिमेंबर गाइस, जैनवीज मींस क्या है, लैंडलॉर्ड है. कुडियान्स और टैनेट मींस कुडियान्स और टैनेट दोनों से में जो किसान जो मापला थे मींस लैंडलेस जो फार्मर थे वहां पे वो क्या थे, मापलास थे, जो टोटली क्या थे, मुस्लिम थे. तो उनके बीच ये फाइंड सो मेनी हिंदू वाज किल्ड बाय द मापला मुस्लिम. So then Hindu landhold become the victim of the atrocity of the Mapla here. Remember this. So this is generally वो क्या हुआ था उस समय मालाबार कोस्ट में एक ऑर्गेनाइज किया गया था, मीन्स एक द मीटिंग ऑर्गेनाइज बाय द खिलाफत मूवमेंट. सो दैट्स व्हाई इट्स केम इन द न्यूज एंड रिविल शिफ्ट फ्रॉम द ब्रिटिश एंड फ्यूडल सिस्टम टू द कम्युनल सिस्टम. ओके, सो अपन थोड़ा डिस्कस करें व्हाट इज द मापला हियर. ये क्या थे कि एक अरब ट्रेडर्स थे, तो उस समय डिसेंट्स ऑफ द अरब ट्रेडर्स थे. ये दो सेटल्ड इन द मालाबार रीजन एंड मैरिड विद द लोकल नायर एंड द तियार वुमन. उनसे क्या इन्होंने मैरिज वगैरह कर ली लोकल वुमन से. सो आफ्टर सम डे एंड द सम मंथ एंड ईयर दैट्स आर रैंक्स इनफिल्ट्रेटेड थ्रू द कन्वर्जन ऑफ लोअर कास्ट हिंदू लाइक द चेरुमराज. हुआ क्या हुआ था कि बाद में ये लोअर कास्ट हिंदू में कन्वर्ट हो गया, तो उनको खाने के लिए पीने के लिए कोई चीज नहीं था, लैंडलेस हो चुके थे, बिल्कुल ही लेबर वर्क था, टेनेट थे, टोटली बधुआ मजदूर थे ये लोग उस समय, और इनका सोशल स्टेटस बिल्कुल ही क्या हो गया था, खराब हो गया था. सो then we can say pretty traders, fishermen, so here, so that's why you can say ये कन्वर्टेड थे और that started fighting with the landholder there. Okay, so guys remember some point really important here, which that is मालाबार rebellion. So इसको बोलते हैं मापला rebellion भी बोलते हैं, that extended version of the Khilafat movement in Kerala 1920 you can say here, because of that is Khilafat was on that time that was in on the peak. So some meeting was organized in the Kerala. So some aggressive Muslims started started fighting with the Hindu landholders. So now I'm going to other important topic here. This is the important Mapla revolts. Year should be remember 1921 in history question. Always question come in the chronologically order. So remember guys. So I'm going to other important golden langur. So ये लंगूर के बारे में देखते हैं. What is the IUCN status? The endangered species ये है. कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न असम, इंडिया एंड भूटान में ये मिलता है गोल्डन लंगूर. दे आर लिस्टेड अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स एंड शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंक्लूडिंग इन द लिस्ट ऑफ 25 मोस्ट एंडेंजर्ड primates of the world. So remember guys, गोल्डन लंगूर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है. यही तीनों पॉइंट आएंगे, लिखे हैं जैसे ही. ओके, इंक्लूड्स इन द लिस्ट ऑफ 25 endangered primates of the world and that is listed in the appendix and sites, और endangered species में है, कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न असम, इंडिया एंड भूटान. नाउ आई एम गोइंग टू अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज, लोकटक लेक. सो रिमेंबर लोकटक लेक क्या है, कहाँ है ये, मणिपुर में है लोकटक लेक. अपन कह सकते हैं फ्लोटिंग आइलैंड भी इसको बोला जाता है इधर. दैट इज द फमडी. फमडी क्या होता है, एक फपून टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि यू कैन से लेक में बीच में आप देखेंगे दूर से ही कि थोड़ा सा मतलब जिसमें मिट्टी है या फिर ग्रीनरी टाइप का वो जो ऊपर उठ जाता है ये पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, फंगस लाइक स्ट्रक्चर होगा, मतलब फंगस लगी होगी, ग्रीनरी वो ऊपर उठ जाता है, वो उसको क्या यहाँ बोला फमडी बोलते हैं. कॉन्स्टेंटली कीप द वाटर लेवल इन द लेक इज हाई. तो ये क्या कहता है, वाटर लेवल को हाई रखते हैं. एज अ रिजल्ट फमडीज आर अनेबल टू फीड फ्रॉम द न्यूट्रिएंट ऑन द बीट. दे आर थिनिंग
आउट द इवन ब्रेकिंग अवे, क्या हो जाते हैं ये लोग, ब्रेक होने, टूटने बिखरने लगते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं. सो ये लेक कहाँ लोकेटेड है? मोरेंग इन द मणिपुर स्टेट. इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट. गाइस द नॉर्थ ईस्ट का क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. इट इज द फेमस फॉर द फ्लोटिंग बायोमास आइलैंड और फमडी, इसी को हम बोलते हैं. ओके, फ्लोटिंग आइलैंड इसी को बोला जाता है. फमडीज फ्लोट ड्यूरिंग द रेन्स एंड सिंक ड्यूरिंग द ड्राई मंथ. गर्मियों के समय में या फिर ड्राई सीजन के समय में ये क्या होने लगते हैं? सिंक होने लगते हैं फमडीज. तो सकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लेक beat to replenish their root and float again when the next monsoon cycle is begin. So ये साइकिल क्या, मानसून के हिसाब से ये साइकिल क्या होती है? चलती रहती है. ओके, मतलब वन सीजन टू अदर सीजन वो फमडी क्या होगा? इनसाइड चला जाएगा, सिंकिंग बिकॉज ऑफ ड्राई सीजन. इट विल कम इन द रेनी सीजन. सो नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो रिमेंबर गाइस हियर लॉकटक लेक के बारे में क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैज disturbed the cycle of Famdi years. That's why this is the important, why this is in news. सिर्फ यही लाइन आपको बता सकती है कि भाई क्यों ये न्यूज में है और था अभी रिसेंटली. So now I'm going to other important topic that is called the K4 missile. Some science and tech questions, science and tech topic also I was included here. That is really important here. Okay, upcoming examination के लिए. So what is the K4? K4 is the upgraded version of the K15 guys. इसके क्या है? एक्सटेंडेड रेंज क्या है? 3500 किलोमीटर. क्या रेंज है सबमरीन की? 3500 किलोमीटर. ओके, नाउ रिमेंबर इट वाज टेस्ट फायर्ड फ्रॉम द अंडर वाटर प्लेटफॉर्म. एक मिसाइल है K4 जो कलाम सीरीज की एक मिसाइल है. ओके, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर केपेबल इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन बैलेंस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया. ओके, ये क्या अरिहंत क्लास की सबमरीन है, वहां से इस मिसाइल को क्या लॉन्च किया गया था. क्या रेंज बता रहे हैं इसकी? 3500 किलोमीटर. भाई बहुत ज्यादा रेंज है इसकी. ओके, सो टू स्टेट सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट मतलब टू स्टेट क्या है? ये मिसाइल है. ओके, सबमरीन मतलब न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, टू स्टेट में. केक फैमिली ऑफ द मिसाइल नेम आफ्टर द इंडियन साइंटिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम साहब. इट इज द सीरीज ऑफ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की क्या है? सीरीज में ये चल रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज द न्यूज़ ऑफ K4. किसने डेवलप किया है? DRDO ने. कहाँ क्या रेंज है इसकी? 3500 किलोमीटर है. किस क्लास ऑफ सबमरीन से इसको लॉन्च कर सकते हैं? अरिहंत क्लास सबमरीन से. तो INS अरिहंत जो कि S2 क्लास के अंदर आता है. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस सब सबमरीन हियर आल्सो. फर्स्ट इज द INS अरिहंत. It is the nuclear powered ballistic missile submarine armed with the 12 K15 missile with the range of 750 kilometer. But अभी क्या later क्या हुआ? Upgrade version of K4 missile with the extended range of 3500 kilometer. Guys, so remember this example which will later by upgrade K4. Okay, अभी क्या होगी इसकी range? 3500 kilometers. So now other INS submarine, you can say Arighat. INS Arighat is the second Arihant class submarine. Remember जगह ये क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन. ये क्या? सेकंड अरिहंत क्लास सबमरीन. इट इज सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल बीइंग बिल्ड इन इंडिया. इट इज बीइंग बिल्ड अंडर द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल्स. जो कहाँ पे है? मतलब बिल्ड न्यूक्लियर सबमरीन एट द शिप बिल्डिंग सेंटर इन द विशाखापट्टनम. ATV के थ्रू मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसको क्या किया गया है? डेवलप किया गया. इसको क्या नाम दिया? दैट इज कोड इज S3. INS अरिहंत क्या था? S2. INS अरिघात क्या है? S3. नाउ INS कलवरी दैट इज इन न्यूज रिसेंटली. सो रिमेंबर का INS कलवरी था स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन. सो स्कॉर्पियन क्लास में हम 6 सबमरीन की हम बात करते हैं जिनको बनाने का क्या किया गया है, जिनको बनाना प्रोसेस में है इसका. सो INS कलवरी इज द फर्स्ट ऑफ द 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन करंटली इन सर्विस विद द इंडियन नेवी. कलवरी क्या है? इंडियन नेवी में अभी सर्विस में है. इट इज द डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन. ओके, सो 2019 का जो बालकोट एयर स्ट्राइक हुआ था उस समय इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने डिप्लॉय किया था INS चक्रा अलॉन्ग विद द INS कलवरी S21. कहाँ पे? अपने इंडियन ओशियन में इसको क्या किया गया था?
डिप्लॉय किया था. सो दैट्स वाई दिस इज INS कलवरी, INS चक्रा, INS अरिघात, INS Aryan. So remember guys, these submarines really have an importance for upcoming examination. Now I am going to other Dhanush missile. ओके ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, शिप बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल. हम इसको शिप से भी दाग सकते हैं. ओके विद अ लिक्विड प्रोपेलेंट बेस. क्या लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड है यहाँ पे. ओके सो दैट इज द नवल वर्जन ऑफ द इंडियन पृथ्वी मिसाइल. ओके जैसे पृथ्वी मिसाइल को हम कहाँ से, पृथ्वी से दाग सकते हैं. पृथ्वी 3 दैट इज एन 3000 प्लस. सो हियर ऑल्सो दैट इज द शिप बेस्ड मिसाइल. इसको हम कहाँ से दाग सकते हैं, शिप से. सो दैट इज द Dhanush. Okay, Dhanush missile can be used as an anti-ship weapon as well as for the destroying land target depending on the range. ये जरूर है, ये अपने लैंड टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, एंटी शिप भी है, दूसरे शिप पे भी हम दाग सकते हैं जो उसको भी ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है. ओके इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग बोथ कन्वेंशनल एज वेल न्यूक्लियर वारहेड. दोनों को ही ये क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है विथ पेलोड कैपेसिटी ऑफ 500 kg to 1000 kg रेंज 350 किलोमीटर. मतलब अगर कोई भी शिप है, मतलब मिलिटेंट की शिप है या फिर इन बिटवीन द वार, 350 किलोमीटर तक क्या कर सकता है, कन्वेंशनल हो या फिर न्यूक्लियर वारहेड हो, उनको दाग सकता है. ओके सो दिस इज द इम्पोर्टेंट धनुष मिसाइल. What is the novel version of India's Prithvi missile. Now I am going to other important, that is P-8I aircraft. So here Boeing, you can say India and USA signed $1 billion long range maritime surveillance and anti-submarine warfare aircraft. क्या हुआ था, यूएस और इंडिया डिफेंस ने साइन किया था कि भाई जो सर्वेलेंस जो मतलब इंडियन ओशियन है वहाँ पे सर्वेलेंस को बढ़ाना है, या फिर यू कैन से एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट है, या फिर एंटी सरफेस वारफेयर है. इन सबको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या किया था, एक करार बीच में इंडिया और यूएसए के बीच में एक करार हुआ था कि भाई यू विल साइन, यू शुड सेंड मी 4 more by 2022. हमें और 4 मतलब 4 ज्यादा और चाहिए P-8I. दैट इज हैव अ रियल स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट फॉर द इंडियन ओशियन. सो दिस इज द गुड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. So, according to Boeing USA, that aircraft can surpass 25,000 flight per hour. That is really great thing and gives the Navy as a significant edge in the strategic importance in the Indian Ocean. Really at the means great aircraft carrier for India. The P-8I India version is called the P-8I. That is P-8, that is P-8I. And help the Indian Navy carry out important maritime operations. Operations के लिए जनरली यूज किया जाता है. It is armed with torpedoes से हम इसको मतलब लोड कर सकते हैं, हार्पून्स एंटी शिप मिसाइल एंड अदर वेपन से हम फुली लोड कर सकते हैं. इस एयरक्राफ्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें लोड करने में. Being operated in the anti-submarine warfare, anti-surface warfare and shipping interdiction roles. बहुत सारे रोल्स ये निभाता है. ये कैरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी के लिए. So India currently has 8 of these aircraft and is scheduled to receive 4 more by 2022. So one of these expected to be delivered. Means in June 2019 में ये बोला था कि वो delivered हो गया था एक तो. Then Ministry of Defense placed an order for 10 more of these the aircraft. So this aircraft is बहुत ही अच्छा है फॉर इंडिया के लिए. मीन्स टू शुड बी डील विद अदर नेशन लाइक रसिया, दैट इज लाइक द साउथ कोरिया एंड यूएसए दैट हैव अ गुड कैपेबल मीन्स द कैपेसिटी फॉर द warfare weapons, missiles, and should be deal with to exchange the technology so we can upgrade myself. So India ऐसा कर भी रहा है कि भाई टेक्निक मतलब to exchange the technical informations among the nation that will build the new class of submarine, new class of warfare, means that missiles also and other that is important weapons that is really useful for our army, navy and air force. So guys, should we remember all the topic is really important, so please subscribe and like. So thank you guys.